हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग क्लास 10th का त्रिकोणमिति चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ त्रिभुज के बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, बेसिकली त्रिकोणमिति पूरी तरह से समकोण त्रिभुज पे डिपेंड है। समकोण त्रिभुज जिसका कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी का दोनों एंगल मिला करके 90 डिग्री होता है। दोनों एंगल या तो 60, 30 हो सकता है या फिर 45 हो सकता है, ये मिला करके, या फिर 70 + 20। पहले त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते आए हैं कि एक समकोण त्रिभुज या फिर किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। अगर ये हमारा कर्ण हुआ, ये T और ये H। और एक दूसरा त्रिभुज अगर हम लोग लें समबाहु त्रिभुज, तो यहाँ से एक लंब डाला जाता है आधार। ये लंब ऊंचाई हुआ त्रिभुज का, और यहाँ से यहाँ तक त्रिभुज का आधार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग पढ़ते आए हैं 1/2 B × H। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आधार और ऊंचाई का पता होना चाहिए। आधार और ऊंचाई पता होगा तभी जाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो समकोण त्रिभुज में बेसिकली ये जो लंब होता है, जो लंबवत ऊंचाई जिसको परपेंडिकुलर कहते हैं, यही यहाँ पर हमारा ऊंचाई का काम करेगा, H का काम। बेसिकली समकोण त्रिभुज में इसको हाइपोटेनस यानी कि इसको हम लोग कर्ण कहते हैं, और ये हमारा आधार, इसको B कहते हैं, बेस। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है वो 1/2 B × H। तो आज इसी को, त्रिभुज का क्षेत्रफल को भी एक अलग थ्योरम में हम लोग प्रूव करेंगे कि ये कैसे होता है। उससे पहले आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को साबित करते हैं, जिसका कथन ऊपर लिखा हुआ है। तो जैसा कि पाइथागोरस ने बताया था कि किसी समकोण त्रिभुज में एक खास गुण पाया जाता है कि उसका जो कर्ण होता है, जैसे कि अगर हम इसका भुजा 3, 4 और 5 लें, बेसिकली समकोण त्रिभुज में भुजा का रेशियो यही होता है, 3, 4 और 5 का रेशियो। अब इसी को अगर डबल कर दिया जाए तो ये हमारा या तो यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 10 होगा। इसी को अगर 3 गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 15 होगा। तो बेसिकली हम लोग 3, 4, 5 को लेकर चलते हैं। तो पाइथागोरस ने बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो कि कर्ण है वो दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और जो आधार है वो 3 सेंटीमीटर, लंब हमारा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो कर्ण का स्क्वायर होगा, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो P का स्क्वायर जोड़ B के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम लोग रख के देखते हैं इसका वैल्यू। H का वैल्यू 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो इस तरह पाइथागोरस ने बताया था कि आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर का जोड़ जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से ये बात प्रूफ होता है। तो इस तरह से ये समकोण त्रिभुज पे ही ये नियम अप्लाई होगा, और समकोण त्रिभुज का जो ये प्रमेय है, जो कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है, इसे साबित करने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री का, उससे सामने वाले भुजा पे लंब स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। इसे साबित करने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा एंगल है 90 डिग्री का, उससे सामने वाले भुजा पे लंब डालेंगे। और लंब कैसे डालते हैं और किसी भी भुजा को समद्विभाजक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले भुजा को समद्विभाजक करते हैं। भुजा को समद्विभाजक करने के लिए सबसे पहले एक भुजा को हम लोग लेते हैं। अगर इस भुजा को समद्विभाजक करना है, यानी कि इसके बीच में एक पॉइंट का पता लगाना है, तो उसके लिए हमें कंपास से एक डिस्टेंस लेना है। ये डिस्टेंस आधा से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, और फिर यहाँ पे उसी डिस्टेंस से यहाँ पे एक कट लगेगा। डिस्टेंस को बिना चेंज किए नीचे की तरफ एक कट लगेगा। फिर इसको उठा करके यहाँ पे रखना है, वही डिस्टेंस, और यहाँ पे एक कट लगेगा। बस स्केल रख करके इन दोनों को मिलाना है। ये रेखा, ये लाइन, इस लाइन को जहां पे क्रॉस करेगा उसी पॉइंट से ये दोनों, वही पॉइंट इस रेखा का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ए बी रेखा का मध्य बिंदु होगा। तो ये हो गया रेखा का, लाइन का समद्विभाजक, लाइन बाइसेक्टर। अब हम लोग जो है कि एंगल समद्विभाजक को समझते हैं। एंगल समद्विभाजक करने के लिए सबसे पहले कि कंपास से यहाँ पर एक चाप लगाएंगे। ये चाप कहीं से भी लगा सकते हैं, यहाँ से भी लग सकता है। अपने साइज के अकॉर्डिंग लगा देना है यहाँ पे, कंपास में साइज के अकॉर्डिंग फिक्स करके। उसके बाद जितना कंपास में साइज लिए हैं उसी से फिर यहाँ पर आगे की तरफ कट लगाना। इस तरह से ये जो कट लगा, ये हमें मिला यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर, यानी कि कोण समद्विभाजक। इसी तरह से भुजा समद्विभाजक का ही पता लगाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल यही तरीका। यहाँ से अगर हमें इस भुजा को समद्विभाजक करना है तो हमें बिल्कुल उसी तरह से आधा से ज्यादा डिस्टेंस लेना है, चाप लगाना है यहाँ पे, और नीचे फिर इधर रख करके चाप लगाना है और इसे मिला देना है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा इस भुजा का समद्विभाजक कोण, यानी कि यहाँ पे इस भुजा का अगर नाम हम बोले BC और ये हमारा A है, तो ये BC का मिड पॉइंट होगा, जिसका हम D नाम दे सकते हैं। ठीक है। और एंगल समद्विभाजक हम लोग यहाँ नहीं समझेंगे। उसको समझने के लिए हम लोग अलग से त्रिभुज का एक टॉपिक लेंगे, जिसमें त्रिभुज के सभी पार्ट्स को, सभी त्रिभुज के जितने फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि त्रिभुज का एक फॉर्मूला होता है 1/2 B × H। त्रिभुज का दूसरा फॉर्मूला होता है 1/2 AB sin थीटा। फिर इसी को कभी कभी 1/2
ए स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर क्यूब हो गया है, वही फॉर्मूला ये कब अप्लाई होगा, ये कब अप्लाई होगा। और एक त्रिभुज का यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, वो होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सभी त्रिभुज पे अप्लाई होगा जब उसका तीनों साइड पता हो, और तीनों साइड इक्वल नहीं होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो ये हमारा उस, और तीनों साइड इक्वल भी हो तब भी ये फॉर्मूला, यानी कि सभी त्रिभुज पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, बस तीनों साइड पता होना चाहिए। और ये कब अप्लाई होगा, ये कब अप्लाई होगा और ये कब लगेगा, इसको हम लोग स्पेशली त्रिभुज टॉपिक में कभी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग अभी पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करते हैं, जिसके मदद से त्रिकोणमिति को पढ़ा जा सकता है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि उससे पहले, इसको प्रूव करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक देख लीजिए कि जैसे एक त्रिभुज हम लोग लिए, हम लोग जानते हैं त्रिभुज के अंदर भी एक वृत्त खींचा जा सकता है जो तीनों भुजाओं को टच करके जाएगा, और त्रिभुज के बाहर भी एक वृत्त खींच सकते हैं जो तीनों शीर्ष को, तीनों वर्टेक्स को टच करके जाएगा। ठीक है, तो जो बाहर का वृत्त है, ये त्रिभुज का, यहाँ पे इस वृत्त का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, और इस वृत्त का भी सेंटर जरूरी नहीं कि यहीं पे होगा, ये हो सकता है इस वृत्त का सेंटर नीचे हो। अब इन सेंटर का पता कैसे लगाएंगे कि अगर त्रिभुज के बाह्य वृत्त है तो बाह्य वृत्त का सेंटर त्रिभुज के अंदर किधर होगा। अब ये हम समबाहु त्रिभुज फिलहाल लिए हैं, तो ये चीज सभी त्रिभुज के लिए होगा, समकोण पर भी इस तरह का होगा, और उसमें कैसे काम करेगा। और अगर विषमबाहु बना दिया जाए, विषमबाहु त्रिभुज को बना दिया जाए जहां पे ये एंगल 90 से थोड़ा बड़ा है, 110 के आसपास मान लेते हैं, तो ये हमारा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में एक एंगल 90 से बड़ा होता है। तो ये सब पे कैसे हम लोग सेंट्रॉइड का पता लगाएंगे, इन सेंटर और सरकम सेंटर का पता लगाएंगे, मतलब कि बाह्य केंद्र और अंतर केंद्र का पता कैसे लगाएंगे। तो ये अलग टॉपिक है, इस पे कभी और बात करेंगे। फिलहाल अभी पाइथागोरस प्रमेय को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए सबसे पहले दिया है, स्टेटमेंट में जो दिया रहता है उसको लिखना है, उसके बाद जो सिद्ध करना है उसको लिखा जाता है, उसके बाद अगर हम इसमें कुछ रचना किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा काम किए हैं, तो उस रचना को लिखा जाएगा, उसके बाद जो चीज सिद्ध करना है उसको प्रमाण के तौर पे लिखा जाएगा। प्रमाण, ठीक है, प्रमाण में हम लोग क्या क्या चीज लेंगे त्रिभुज में, उसको लेकर के चलना है और साबित करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ, त्रिभुज में हमें बस इतना ही जानकारी है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज लिखेंगे, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू जो है वो 90 डिग्री है, क्यू पे 90 डिग्री है। और हम लोग थ्योरम के अकॉर्डिंग जानते हैं कि सबसे बड़ा कोण के सामने का भुजा सबसे बड़ा होता है, इसलिए कर्ण भी सबसे बड़ी भुजा है, और ये त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ा एंगल है। क्योंकि ये 90 है, ये दोनों मिला के 90 होगा, तो ये दोनों 90 से छोटा ही होगा। 60 30 45 45 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा दिया है। अब हमें लिखना है कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है क्या, कर्ण का वर्ग, यानी कि कर्ण हमारा यहाँ पे पी आर, ये टोटल हमारा कर्ण है, ये लंब है या आधार। कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर है, और शेष दो भुजाएं यहाँ पे हमारा उसका नाम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। रचना में हमने क्या किया कि शेष क्यू से पी क्यू पर, भुजा पी क्यू पर लंब है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा शॉर्ट में मैथमेटिकली क्यू एन लंब पी आर। बस रचना में हमने इतना ही किया। अब प्रमाण लेते हैं। इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे त्रिभुज, तीन त्रिभुज दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज है सबसे बड़ा त्रिभुज पी क्यू आर, दूसरा है पी क्यू एन, और तीसरा है क्यू एन आर या आर एन क्यू। अब इन तीनों त्रिभुज को लेकर के चलना होगा। सबसे पहले हमें पी क्यू आर और पी क्यू एन को साथ में लेना होगा। त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर तथा पी क्यू एन में हमें इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। और समरूप दिखाने के लिए समरूप भी एक टॉपिक है, तो इस टॉपिक को भी कभी किसी क्लास में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए अभी आप मोटे तौर पर समझिए कि समरूप त्रिभुज तभी होते हैं जब दो त्रिभुज का दो एंगल आपस में, दो संगत कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और अगर दो त्रिभुज अलग अलग त्रिभुज है, त्रिभुज दिखने में एक जैसा होना चाहिए, साइज में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन दिखने में एक जैसा होना चाहिए। मान के चलिए ये कोण और ये कोण आपस में संगत है, क्योंकि इसके ऊपर जब रखेंगे तो ये यहीं पे आएगा, और ये दोनों आपस में संगत है। अगर ये हमारा 40 ले लीजिए, 40 यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60 डिग्री, तो किसी दो त्रिभुज के अगर दो संगत कोण आपस में बराबर है तो तीसरा संगत कोण भी आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो 60 और 40 100 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 80 डिग्री, तो ये भी 80 डिग्री ही होगा। 60 40 100 और 80 180 डिग्री। तो इस तरह से दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और समरूप त्रिभुज में भुजा का रेशियो बराबर होता है। जैसे इसका नाम हम ABC दिए और इसका नाम PQR रखेंगे, तो ये AB भुजा PQ के ऊपर ही आएगा, और BC भुजा QR के ऊपर आएगा, और AC PR के ऊपर आएगा। तो AB का संगत हो गया PQ, तो यहाँ पे इसका रेशियो बराबर आएगा, अनुपात AB बटे PQ, BC बटे QR,
लोग इसी का यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि त्रिभुज को समरूप करने जा रहे हैं। समरूप होने के बाद ये बातें मोटे तौर पे समझ लीजिए, ये एक टॉपिक है जिस पे कभी और बात करेंगे। तो ये कैसे हो जाता है और तो यहाँ पे भुजा का रेशियो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे त्रिभुज को समरूप करते हैं हम लोग। तो इस वाले त्रिभुज को देखिए, दो त्रिभुज को फोकस कीजिए अभी, पी क्यू आर और त्रिभुज पी क्यू एन। तो ये पी एंगल जो है दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कोण पी बराबर कोण पी, जो कि कॉमन है, उभयनिष्ठ है दोनों में। उसके बाद देखिए पी क्यू आर में ये क्यू कोण 90 डिग्री का है और त्रिभुज पी क्यू एन में जहाँ पे लंब डाले हैं, लंब हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पे एन भी 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। तो ऑटोमेटिक जो है क्यू एन के बराबर होगा और दोनों ही 90 डिग्री है। तो जब किसी त्रिभुज में दो संगत कोण बराबर हो, तीसरा बराबर हो जाता है और त्रिभुज समरूप होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज पी क्यू एन के। किस नियम से होगा? तो ए समरूपता से, कौन कौन समरूपता से ये त्रिभुज समरूप हो गया। अब इसका भुजा का अनुपात यहाँ पे लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भुजा का अनुपात कैसे लेंगे, यहीं से हमारा जो है कि प्रमाण और प्रूफ यहीं पे डिपेंड करता है कि भुजा का अनुपात कैसे लेंगे। तो भुजा का अनुपात हमें 3 भुजा है, लेकिन 3 भुजा नहीं लेना, हमें 2 भुजा लेना है। वो 2 भुजा जिससे हमें प्रूफ में ये चीज जो हमें करना है ये हमें मिल जाए। प्रूफ में हम कैसे भी चल सकते हैं, जरूरी नहीं है, लेकिन जो हमारा चलने का तरीका होगा वो एक फैक्ट के तौर पे होगा। हम गलत रास्ता नहीं ले सकते, बस हमें कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ को लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि अगर ये पी कोण उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण के जो दोनों साइड है, दोनों भुजा, इन्हीं दोनों का रेशियो लेना है। लंब का अनुपात लंब से लेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में लंब तो हमारा पी क्यू है। अब त्रिभुज पी क्यू एन को देखिए, इसमें लंब कौन है, तो इसमें जो हमारा लंब होगा वो हमारा हो जाएगा पी एन। क्यों होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, उस त्रिभुज को हम नीचे लिख के रखे हुए हैं, ये हमारा यहाँ पे लंब होगा। और ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे जैसे कि पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज, यहाँ पे Q 90 डिग्री पे है और बड़े वाले त्रिभुज में Q 90 डिग्री पे है और छोटे वाले त्रिभुज में N 90 पे है, इसलिए N यहाँ पे आएगा। P एंड Q, एक्चुअली इसका नाम होगा P एंड Q। तो त्रिभुज P Q R समरूप त्रिभुज होगा P एंड Q के। अब ऐसा ये नाम हम क्यों लिखें, हम इसको P Q एंड Q नहीं लिखें। और ये सब चीज एक अलग टॉपिक, जब समरूप पढ़ेंगे उस टाइम पे इसका चर्चा करेंगे कि हम नाम कैसे लिखेंगे त्रिभुज का। त्रिभुज का नाम अपने मन से नहीं लिखा जा सकता, उसका साइड संगत कोण। तो चलिए, जब त्रिभुज समरूप हो गया है तो संगत भुजा अनुपात बराबर होगा। तो पी क्यू यहाँ पे लंब है और यहाँ छोटे वाले में हमारा लंब है पी एन। अब दूसरा जो भुजा है पी आर, बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण है, तो छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण का काम करेगा पी क्यू। यहाँ पे देख सकते हैं पी क्यू छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ पे लिखा गया है, पी क्यू यहाँ पे कर्ण। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एन इंटू पी आर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसी तरह हमें चलना होगा, एक बार त्रिभुज पी क्यू आर के साथ लेना होगा त्रिभुज क्यू एन आर। अभी तो हम क्यू एन आर बोल रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम देखेंगे क्या होगा इसका एक्चुअल। तो इसको मिटाते हैं। अभी चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज, अब छोटा त्रिभुज को लेना है, नीचे वाले त्रिभुज को लेना है। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, तो पी और यहाँ पे उभयनिष्ठ जो है यहाँ पे कौन है देख लेते हैं, क्यू यहाँ पे एन 90 पे है, यहाँ पे क्यू 90 पे, मतलब एन बीच में आएगा और सबसे लास्ट में यहाँ पे पी क्यू आर जा रहा है, लास्ट में आर जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कौन बच गया, क्यू बच गया, तो इसका नाम होगा क्यू एन आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज क्यू एन आर में इसे हमें समरूप साबित करना है। देखते हैं क्या क्या कॉमन मिलता है इसमें। कौन आर पी क्यू आर में भी आ रहा है और क्यू एन आर में भी आ रहा है, ये उभयनिष्ठ है यानी कि कॉमन है। समरूप साबित करने के लिए कम से कम 2 जानकारी होना चाहिए, या 2 संगत कोण बराबर होना चाहिए, या फिर तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। तो त्रिभुज सर्वांसम भी हो जाता है, समरूप भी हो जाता है, तो वो अलग टॉपिक है, उसमें कभी और बात करेंगे। फिलहाल अभी इसको प्रूव करते हैं। तो अब इसमें कौन सा एंगल बराबर है, तो 90 डिग्री वाला। एक क्यू कोण क्यू इक्वल टू कोण एन होगा यहाँ पे 90 डिग्री। बड़े वाले में क्यू 90 डिग्री है, छोटे वाले में एन 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो 2 एंगल इक्वल हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज क्यू एन आर। अब इनका संगत भुजा का अनुपात लेना है। तो संगत भुजा अब यहाँ पे देखना होगा कौन सा है। तो जो यहाँ पे ये दोनों भुजा जो है कि जो कोण उभयनिष्ठ है, उस उभयनिष्ठ कोण का ही दोनों साइड को लेना होगा। तो यहाँ पे आर ही उभयनिष्ठ कोण है, तो आर पे देखिए बड़े वाले त्रिभुज में ये आर जो है जहाँ पे उभयनिष्ठ बना है, तो ये बड़े वाले त्रिभुज में कर्ण है, और जो नीचे का उभयनिष्ठ भुजा है ये बना है, ये बी है। तो हमें एच और बी का रेशियो लेना होगा। बड़े वाले त्रिभुज में एच, छोटे वाले त्रिभुज का ये बी, और फिर आना है छोटे वाले त्रिभुज में, और इसमें पता लगाना है कि कौन एच है कौन बी है। उसके लिए हम फिगर नीचे लिख दिए हैं। तो फिगर को नीचे बना दिए हैं, ये साइड को नीचे दिखाया गया है, ये वाला साइड को यहाँ पे दिखाया गया है, और ये जो साइड है ये कर्ण का काम करेगा, क्योंकि 90 डिग्री जहाँ बनता है उसका सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक है, तो ये हमारा कर्ण होगा जिसको यहाँ लिखा गया है। अब जो हम देख रहे हैं कि ये हमारा उभयनिष्ठ एंगल है, उभयनिष्ठ कोण है, तो इसी पे जो दोनों भुजा से बना है वो दोनों भुजा का रेशियो लेना है। तो चलिए बड़े वाले त्रिभुज का पहले लिखेंगे पी आर। बड़े वाले त्रिभुज में पी आर कर्ण है, तो छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण कौन है, तो छोटे वाले त्रिभुज में कर्ण है क्यू आर। तो यहाँ पे क्यू आर को लिखेंगे।
अब दूसरा जो है कॉमन जो है वो है हमारा आधार। बड़े वाले त्रिभुज में क्यू आर आधार है, तो यहाँ पे क्यू आर लेंगे, बड़ा वाला पहले लेना है, उसके नीचे छोटा वाला लेना है। अब छोटे वाले त्रिभुज में आधार कौन है, तो देखो छोटे वाले त्रिभुज में आधार है एन आर। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा पी आर इंटू एन आर। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब क्या करना है कि हम यहाँ पे जहाँ पे हमें प्रूव करना था वहां लिखा था पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे जोड़ का साइन आ रहा है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें दोनों इक्वेशन को जोड़ना पड़ेगा, तभी हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो हम चलिए दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा नीचे लिखा हुआ है। तो जब समीकरण को जोड़ते हैं तो इसको LHS कहते हैं, इसको RHS। LHS को LHS के साथ जोड़ेंगे और RHS को RHS के साथ। तो यहाँ का PQ है स्क्वायर और यहाँ QR स्क्वायर। अब इसका RHS है PM इंटू PR। अब इसका RHS है PR इंटू NR। दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए प्रूफ में जो हमें करना था PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, वो यहाँ पे आ गया। अब इसे कुछ भी चेंज नहीं करना, इसको सेम रहना। अब यहाँ पे ही कुछ बदलाव होगा, चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड में प्लस के बाद जो दोनों पार्ट है, इसमें दोनों पार्ट में पी आर कॉमन है, तो पी आर दोनों के पास कॉमन ले लेंगे। पी आर निकल गया तो यहाँ बचेगा पी एन प्लस एन आर। पी आर इंटू, अब इन दोनों को देखिए, पी एन प्लस एन आर, पी एन प्लस एन आर को मिला करके हम बोल सकते हैं पी आर, क्योंकि पी आर को ही दो भाग में बोला गया है। पी एन प्लस एन आर को अगर आपस में जोड़ देंगे तो बन जाएगा पी आर, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं पी आर। तो इस तरह से इधर हो गया पी क्यू स्क्वायर और इधर हो गया पी आर स्क्वायर। बस इसे एक बार कर देना है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हैंड्स प्रूफ। तो इस तरह हमारा पाइथागोरस प्रमेय साबित हुआ। तो ये बच्चों ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और फर्स्ट वीडियो में बहुत सभी लोगों से गलतियां होती है, हो सकता है मुझसे भी हुई गलती, तो धीरे धीरे हम इस पर सुधार करेंगे। और आपको अगर अच्छा लगा कुछ, ये मेरा फर्स्ट था, थोड़ा समझाने में, बोलने का तरीका में बहुत चीज में अभी धीरे धीरे हो सकता है कि हम सुधार करेंगे धीरे धीरे। और अगर आपको अच्छा लगा तो अगला टॉपिक आप क्या मतलब सीखना चाहते हैं, अगला टॉपिक किस पे बात करना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा। अगले टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हालांकि मेरा इसका वीडियो का एक्सपीरियंस नहीं है, फिर कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग, हम बेसिकली मैथ और साइंस के टीचर हैं, मैथ साइंस 9, 10 को पढ़ाते हैं। और तो यूट्यूब के जरिए भी हम अपना कुछ अनुभव को आप लोगों के सामने शेयर करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भी वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छा लगे तो आगे वीडियो बनेगा। और यहीं तक है, और थैंक यू वेरी मच।